बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर BS-17 की जॉब्स हैं उनका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। ये जो सीट्स थी पहले इलेक्शन ऑफिसर्स इनका नाम था, लेकिन अब चेंज करके इनका नाम असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर रख दिया गया है और ये BS-17 की है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो सिलेबस है, सिलेबस इनका MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। MCQs बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, 60% होगा। अगर हम बात करें तो इनके सिलेबस में इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये 5 सब्जेक्ट जो हैं ये 10-10 मार्क्स के MCQs यहां पे पेपर में इंक्लूड होंगे और ये टोटल कितने नंबर के बनते हैं, ये 50 नंबर के बनते हैं। फिर आगे जो 50 नंबर है वो किस बेस पे होंगे या उनके MCQs कहां से लिए जाएंगे, तो याद रखिएगा इंटेलिजेंस या IQ क्वेश्चंस जो होंगे वो 15 नंबर के होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कौन सा, 1973 का, इसके 15 मार्क्स इंक्लूड होंगे। और इलेक्शंस एक्ट 2017 के 20 नंबर का पेपर में इंक्लूड किया जाएगा। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनेगा जिसमें से पासिंग मार्क्स जो है वो 60% है। अगर इन जॉब्स की लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है वो 28 जुलाई है, 28 जुलाई 2025। इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं, हार्ड कॉपी भी आपने सेंड करनी है। उसके लिए आपको 28 जुलाई के बाद 10 दिन का आपके पास टाइम है। अब जरा बात करते हैं इसी पोस्ट की, तो इसका नाम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्शन ऑफिसर नाम था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। जो पास्ट पेपर था इसका इलेक्शन ऑफिसर का, तो उसमें 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपने सारा नहीं करना था, उसमें आपने उसके सिर्फ 3 पार्ट्स करने थे। 3 पार्ट्स, एक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट 8। इन 3 पार्ट से वो पेपर आया था। तो इस बार इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो हो सकता है कि यही 3 पार्ट्स में से आपका एग्जाम है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो इनको तो आपने लाजमी देखना है, इनको आपने लाजमी पढ़ना है। बाकी अगर टाइम मिल जाए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होल आपने सारा कवर करना है। जो ये पहला पेपर पास करेगा 60% मार्क्स के, वो क्या करेगा, वो अगले राउंड में जाएगा। अगला राउंड क्या है, अगला राउंड जो है वो इंग्लिश एसे राइटिंग का है। अब इसकी अगर बात करें तो आपने 1500 वर्ड्स का एक एसे लिखना है और आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा और आपको 10 टॉपिक दिए जाएंगे। आपको कितने टॉपिक्स दिए जाएंगे, 10 टॉपिक दिए जाएंगे। अब यहां पे वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस्ड नॉलेज, यानी कि उन्होंने ऐसे में ये लाजमी इंक्लूड करना है। आगे क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग विल आल्सो बी एग्जामाइंड। तो उनकी ये वाली जो स्टाइल ऑफ इंग्लिश एसे राइटिंग है, ये उनके एक्सप्रेशन को भी जज किया जाएगा। अब जरा बात करते हैं जो पास्ट पेपर था, उसमें पास्ट पेपर में एक्ट से या कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज अप्रूव्ड ऑन, तो ये कब अप्रूव हुआ था, ये 10 अप्रैल 1973 को अप्रूव हुआ था। अब यहां पे ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताता हूं कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन PDF लिखें गूगल में, आपके पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। उसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास सामने पहला क्या होगा, प्रीफेस। प्रीफेस कहते हैं दीपच्चा। तो यहां पे आप देखें के यहां पे क्या है, द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 10 अप्रैल 1973। ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। अब यहां पे वो अप्रूव के या पास्ड के, ये आपका
क्या बनता है 10 अप्रैल 1973 इसका राइट ऑप्शन बनता है। अगर हम बात करें इसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 280 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 280 आर्टिकल्स हैं। फिर इसमें शेड्यूल्स की बात करते हैं कि इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, तो इसमें 7 शेड्यूल्स हैं। इसमें कितने शेड्यूल्स हैं? इसमें 7 शेड्यूल्स हैं। और इसके पार्ट्स कितने हैं? इसकी जो पार्ट्स हैं वो 12 हैं। वो कितने? वो 12 पार्ट्स हैं, जिनमें से 3 पार्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको पहले मैंने बता दिया है। अब जरा बात करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये इसमें याद रखिएगा, इसमें पार्लिमानी सिस्टम था। पार्लिमानी सिस्टम का क्या मतलब है कि जो पावर्स हैं, पावर्स वो किसके पास होंगी? वो प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी। वो किसके पास होंगी? प्राइम मिनिस्टर के पास होंगे। इससे जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था तो वो कौन सा था? वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। प्रेसिडेंशियल, तो प्रेसिडेंट साहब क्या होते थे? उनके पास फुल पावर्स होती थी। उनके पास क्या होती थी? फुल पावर्स होती थी। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, यहां पे देखें वो क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली ऑथेंटिकेटेड इट ऑन 12 अप्रैल 1973। यानी कि प्रेसिडेंट साहब ने इस पे कब साइन किए थे? 12 अप्रैल 1973 को किए थे, यानी कि 2 दिन के बाद, पास होने के 2 दिन के बाद। अब यहां पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, ये एनफोर्स्ड कब हुआ? एनफोर्स, ये एनफोर्स आगे चल के होता है। कब होता है? 14 अगस्त को होता है। 14 अगस्त 1973 को होता है। और फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो साहब बनते हैं। कौन बनते हैं? जुल्फकार अली भुट्टो साहब। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे, ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनके पास पूरी पावर्स थी। ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, ये प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, इस कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स्ड होने से पहले, ये क्या थे? ये 4th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। 4th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है लागू हो गया, तो उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? 9th प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। जब ये 9th प्राइम मिनिस्टर बने, तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि फिर सदर साहब तो ये रहे ही नहीं, तो नेक्स्ट सदर कौन बनते हैं? वो फजल इलाही चौधरी बनते हैं। फजल इलाही चौधरी बनते हैं। और फजल इलाही चौधरी कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 5th प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। तो प्रेसिडेंट जो है ये एक आईनी ओहदा है, आईनी ओहदा है, जबकि सारी पावर्स किसके पास हैं? सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर्स के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर शैल बी हेल्ड बाय। तो ये किस तरीके से होता है? ये ओपन बैलेट के जरिए होता है। अब यहां पे इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में देखें 225 को, तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें यहां पे ये मेंशन कर रहा है कि ये किस तरीके से होंगे, ट्राइब्यूनल वगैरह की बात कर रहा है। यहां पे नीचे कह रहा है कि इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट इनकी बात कर रहा है, सीक्रेट बैलेट की। जबकि 226 में क्या कह रहा है? ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी सीक्रेट बैलेट। यानी कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनके जो इलेक्शंस होंगे वो ओपन बैलेट के जरिए होंगे, जबकि इनके अलावा जितने भी इलेक्शंस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। किस जरिए से होंगे? सीक्रेट बैलेट के। और ये आपने आर्टिकल लाजमी याद रखना है, आर्टिकल 226। अब लास्ट पेपर में उसने पूछा है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस को। अब हो सकता है अगले पेपर में वो प्राइम मिनिस्टर का पूछ ले कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो है वो किस तरीके से होते हैं, तो वो ओपन बैलेट के जरिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन शैल बी 12 मेंबर्स। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होगी वो कितने मेंबर्स पर इंक्लूड होगी? 12 मेंबर्स पर इंक्लूड होगी। आउट विच शैल बी फ्रॉम द सेनेट। सेनेट में से कितने मेंबर होंगे? तो सेनेट में से 1/3 होंगे। या क्या कह सकता है? अब देखो सेनेट में से कितने मेंबर होंगे? 1/3। टोटल मेंबर कितने? 12। तो सेनेट में से 4 मेंबर्स का होना लाजमी है। तो दूसरा जो हमारा हाउस है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली से कितने होंगे?
नेशनल असेंबली से? नेशनल असेंबली से 2/3 होंगे या 2/3 के अलावा क्या होंगे? अगर हम 2/3 के अलावा बात करें तो 8 मेंबर्स होंगे। 8 मेंबर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली से, 4 मेंबर्स जो हैं वो सेनेट से, या सेनेट से 1/3 या नेशनल असेंबली से 2/3। अब इसी में देखें यहां पे वो क्या कह रहा है, यहां पे वो ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी शैल बी 12 मेंबर्स आउट ऑफ विच 1/3 शैल बी फ्रॉम द सेनेट। अब उसने यहां पे सेनेट का पूछा है, हो सकता है अगले पेपर में वो आपसे नेशनल असेंबली का पूछ ले। क्या पूछ ले? नेशनल असेंबली का पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है आर्टिकल एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद रूल ऑफ लॉ। तो ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 दोनों जो हैं वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। 4 में जो है वो ढकी छुपे अल्फाज में कह रहा है, जबकि 25 के अंदर वो बिल्कुल साफ साफ कह रहा है। अब 4 की अगर बात करें, टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इज द इनअलाइनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे वही बात कर रहा है, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। जबकि 25 में अगर बात करें तो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो 4 के अंदर वो ढकी छुपी बात कर रहा है, जबकि 25 के अंदर वो स्ट्रेट लफ्ज में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कमिश्नर एंड अ मेंबर शैल सब्जेक्ट टू दिस आर्टिकल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ which was previously years respectively। अब जो है वो 5 साल के लिए होता है, इससे पहले जो था वो 3 साल के लिए था, इससे पहले 3 साल के लिए था कमिश्नर या कोई भी मेंबर। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है 215 के अंदर, 215 के अंदर यही कह रहा है द कमिश्नर एंड अ मेंबर शैल सब्जेक्ट टू दिस आर्टिकल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अब यहां पे अगर आप देखिए 5 से ऊपर 11 भी लिखा हुआ है। जब 11 लिखा हुआ है तो इसको हम कहां पे देखते हैं? ये जो आपके नीचे फुटर होता है, फुटर में हम फुट नोट लिखते हैं, तो वहां पे लिखा होता है सब्जेक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 2010। यहां पे क्या कह रहा है? फॉर 3 years। तो पहले 3 years था, उसके बाद इसको अमेंडमेंट करके क्या कर दिया गया? 5 साल के लिए कर दिया गया। तो आपको इस तरीके से ये एक्ट को पढ़ना होता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन एक्ट का क्वेश्चन है तो एक्ट को पढ़ना है, वरना आपने उसको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोक्रेट मींस अ पर्सन होल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 20 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स क्या है? टेक्नोक्रेट्स होते हैं टेक्निकल पर्सन। अब टेक्निकल पर्सन कौन हो सकते हैं? इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं जिनको टेक्निकली चीजों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। और फिर क्या है? या इंजीनियर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। अच्छा, टेक्नोक्रेट्स जो हैं ये सेनेटर्स भी बन सकते हैं, ये सेनेटर्स भी बन सकते हैं। अब जरा यहां पे देखते हैं, यहां पे बात करते हैं, यहां पे बात करते हैं 213 में ये एक्सप्लेनेशन 2 आप देखें तो क्या कह रहे हैं? टेक्नोक्रेट्स मींस अ पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ अ डिग्री रिक्वायरिंग कंक्लूजन ऑफ एटलीस्ट 16 year ऑफ एजुकेशन। अब उसने पहले तो ये पूछा है लास्ट टाइम, अब वो ये पूछ सकते हैं कि उनके पास कितनी तालीम होनी चाहिए, तो 16 year ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से क्या होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। एंड हैज एटलीस्ट 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहां पे लिखा हुआ है कि 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब आगे क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। उनके पास जो रिकॉर्ड हो अचीवमेंट का वो नेशनल और इंटरनेशनल किसी भी जगह का हो तो वो क्या हो सकता है? वो एक्सेप्टेबल है। अब उनकी क्वालिफिकेशन आपने याद रखनी है, उनका एक्सपीरियंस याद रखना है, और वो कहां को? नेशनल लेवल को या इंटरनेशनल लेवल को। अब इसने यहां पे लास्ट टाइम 20 years का पूछा है, अब हो सकते हैं उनकी एजुकेशन के बारे में पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन appellate tribunal shall decide an appeal filed under subsection 1 within the such time as may be notified by the commission and any order passed on the appeal shall be। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक कैंडिडेट है जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ है, यानी कि वो क्या करता है? वो अपने नॉमिनेशन पेपर को सबमिट कराता है। नॉमिनेशन
पेपर को सबमिट कराता है। ये नॉमिनेशन पेपर कहां किसको सबमिट करेगा? वो करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर को, जिसको आरओ कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? आरओ कहा जाता है। इसको सबमिट करेगा नॉमिनेशन पेपर। अब वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराता है रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर क्या करता है? उनको रिजेक्ट कर देता है। उनको क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। अब जब रिजेक्ट कर देता है तो इसकी जो रिजेक्शन थी वो किसके पास जाएगा? वो किसको जाके कहेगा? तो वो जाएगा इस ट्राइब्यूनल के पास। जब इसके पास जाएगा तो ये ट्राइब्यूनल जो होता है ये असल में एक जज होता है। एक जज होता है। ये जज जो होता है ये हाई कोर्ट का जज होता है। ये किसका जज होता है? हाई कोर्ट का जज होता है। अब यहां पे हमारे पास जब इलेक्शन का टाइम होता है ना तो हमारे पास टाइम कम होता है। टाइम क्या होता है? लिमिटेड होता है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है लिमिटेड। जब टाइम लिमिटेड होता है तो अब वो जब अपनी ये रिजेक्शन लेके जाएगा जज के पास, क्योंकि इसने तो रिजेक्ट कर दिया। अब इससे हायर अथॉरिटी कौन सी है? वो हाई कोर्ट का वही जज है जिसको अपीलेट ट्राइब्यूनल कहा जाता है। अब होता क्या है? अब जज साहब, टाइम मैंने आपको कहा है कि लिमिटेड है। जज साहब क्या करेगा? समरी देखेगा। समरी देखेगा मतलब अब उसको मतलब डेट्स पे डेट तो नहीं देगा कि आप फलां दिन आ जाएं, आप फलां दिन आ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है, ऊपर इलेक्शन सर पे है। तो होगा क्या? जज साहब क्या करेंगे? समरी देखेगा और समरी से फैसला देगा। तो यहां पे क्या है? यहां पे समरीली और उस जब वो फैसला करेगा, जब वो फैसला करेगा यहां पे समरी के जरिए करेगा, वो उसका जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। वो उसका फैसला क्या होगा? फाइनल होगा। और फिर इससे बड़ा कोई और अदालत नहीं है जिसको जाके वो क्या करे? चैलेंज कर सके, क्योंकि टाइम कम है। हमने यहां पे टाइम को मद्देनजर रखना है। तो यहां पे देखें यही कह रहा है कि यहां पे ये क्या कह रहा है? एन अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल समरीली, यही आपसे वो पूछ रहा था पेपर के अंदर, डिसाइड एन अपील filed under subsection 1 within such time as may be notified by the commission and any order passed on the appeal shall be final। वो क्या होगी? वो अपील फाइनल होगी। तो ये आपको एक मतलब मिसाल के जरिए मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? if the contravention or corrupt or illegal practice is proved at a polling station, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे कोई बदनजमी होती है, the election tribunal may while declaring election of the returned candidate void। रिटर्न कैंडिडेट क्या होता है? रिटर्न कैंडिडेट विनर जो होता है उसको उसका जो रिजल्ट है वॉइड कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या है? डायरेक्ट रिपोल एट द पोलिंग स्टेशन। अब यहां पे देखें यही क्वेश्चन यहां पे आया हुआ है। वो क्या आया हुआ है? वो यही कह रहा है कि यहां पे यही क्वेश्चन आया हुआ है, इफ द contravention or corrupt or illegal practice is proved at a polling station, the election tribunal may while declaring election of the returned candidate void। यही चीज पूछ रहा था वो। अब आपसे ये पूछ रहा था, हो सकता है इससे ऊपर वाला नेक्स्ट टाइम पूछ ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अच्छा, यहां पे एक बात मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको यहां पे एक बात बताता चलूं, जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, इसके चैप्टर कितने हैं? इसके चैप्टर जो है वो 15 हैं। इसके चैप्टर कितने हैं? इसके चैप्टर 15 हैं। और इसके आर्टिकल्स कितने हैं? 241 आर्टिकल्स हैं। इसके आर्टिकल्स कितने हैं? 241 हैं। ये भी याद कर लो, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं? द रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर अनलेस अ सम ऑफ, यहां पे फीस जमा कराने, कितनी फीस होगी? 30,000 रुपीज होगी। और ये 30,000 रुपीज जो किसकी है? 30,000 फॉर इलेक्शन टू अ सीट इन द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के लिए जब तक वो 30,000 फीस जमा नहीं कराएगा तब तक वो क्या करेगा? जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो नेशनल असेंबली का हो गया। अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली का है उसके लिए कितनी फीस है? तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे 61 क्या कहता है? 61 डिपॉजिट्स की बात करते हैं। तो वो क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 2, the returning officer shall not accept a nomination paper unless a sum of 30,000 rupees for election to a seat in the national assembly। नेशनल असेंबली के लिए 30,000 रुपीज। अब ये तो लास्ट टाइम पूछा है, अब क्या पूछ सकते हैं? जो प्रोविंशियल असेंबली का आपको कह रहा हूं, एंड 20,000 रुपीज फॉर इलेक्शन टू सीट इन द प्रोविंशियल असेंबली। 20,000 रुपीज किसके लिए होगा? प्रोविंशियल असेंबली के लिए होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो क्या हो सकता है? जो हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर द ट्रायल ऑफ द इलेक्शन पिटिशन शैल बी फॉलोड। अगर ट्रायल ऑफ द इलेक्शन पिटिशन की बात करें तो वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत होता है। अब इसमें देखें 148 क्या कहता है, प्रोसीजर बिफोर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर ट्रायल ऑफ पिटिशन। जब इसको हम पढ़ते हैं तो यहां पे ये आपको 1 लिखा हुआ मिलेगा, 1 लिखा हुआ मिलेगा। तो यही बात है कि आपने फिर क्या करना है, फुट नोट के अंदर देखना है, जो एंड पे आपको मिलता है फुट नोट, उसको क्या करना है आपने लाजमी फुटर के अंदर जो लिखा होता है वो आपने पढ़ना है। तो यहां पे यही दो एक्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, every member of an assembly and senate shall submit to the commission on or before each year a copy of his statement of assets and liabilities including assets। तो ये 31 दिसंबर को, ये चाहे सेनेट का मेंबर है या असेंबली, किसी भी असेंबली का मेंबर है, तो वो अपने एसेट्स लायबिलिटीज को 31 दिसंबर से पहले या 31 दिसंबर तक सबमिट करा सकता है। अब बात यहां पे फिर याद रखना, ये तो हो गई मेंबर की बात। अगर उसका स्पाउस है, स्पाउस मतलब शरीक हयात, या उसका चिल्ड्रन है, उसके भी उसने क्या करना है जो, और ये चिल्ड्रन कौन से, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अगर वो क्या करता है, मेंबर है कि सेनेट का या किसी भी असेंबली का, तो वो अपने स्पाउस के या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के, स्पाउस कहते हैं शरीके हयात, चाहे अगर देखो अगर मेल मेंबर है तो उसकी जो फीमेल होगी, बीवी होगी, उसके वो असासे सबमिट करेगा। अगर एक फीमेल मेंबर है तो वो अपने मियां के एसेट्स या लायबिलिटीज को सबमिट करेगा। तो उनके लिए डेट क्या है, ये अब नेक्स्ट पेपर में पूछ सकते हैं। इसी से हम देखते हैं कि देखो 137 क्या कहते हैं, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एवरी मेंबर ऑफ एन असेंबली एंड सेनेट शैल सबमिट टू द कमीशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ईच ईयर। हर साल वो हर साल अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेगा, सबमिट करेगा। आगे क्या कह रहा है, अ कॉपी ऑफ हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज ऑन द प्रीसीडिंग 30th डे। 30th डे का क्या मतलब है, 30 जून। और फॉर्म कौन सा होगा, फॉर्म बी होगा। अब आपसे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन तो उसने पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम या तो ये पूछेगा या फॉर्म पूछेगा कि कौन से फॉर्म के जरिए वो जमा करा सकता है। तो फॉर्म बी जो है वो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए इस्तेमाल करेगा। अब यहां से नीचे देखो, द कमीशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ईच ईयर थ्रू अ प्रेस रिलीज shall publish the names of members who fail to submit the requisite statement of asset and liabilities within the period specified under subsection 1। अब for example कोई यहां तक जमा नहीं कराता, जब जमा नहीं कराता तो फिर होता क्या है, होता ये है कि अब यहां पे जो इलेक्शन कमीशन हर साल यानी कि नया साल होगा 1 डे ऑफ जनवरी, यानी कि 1 जनवरी को उनकी लिस्ट क्या करेगा, उनकी लिस्ट को जारी करेगा, नोटिफाई करेगा कि इन्होंने अपने जो स्टेटमेंट है वो जमा नहीं करें। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटर्न ऑफ इलेक्शन expenses of the returned candidate and a contesting candidate shall be submitted to the returning officer on form C। यानी कि जो जीत गया वो और जो क्या था कंटेस्टेड कैंडिडेट था, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था या हार गया, वो क्या करेगा, वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो जमा कराएगा किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को। कब करेगा वो तो बाद की बात है, यहां पे वो फॉर्म सी की बात कर रहा है, वो फॉर्म सी का पूछ रहा है, फॉर्म सी पे वो क्या करेगा, वो जमा कराएगा। तो यहां पे देखो 134 क्या कहता है, रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट अदर देन रिटर्न्ड कैंडिडेट। अब यहां पे रिटर्न्ड कैंडिडेट अदर देन वर्ड दिया गया है, शैल सबमिट द रिटर्न ऑफ हिज इलेक्शन। अच्छा, रिटर्न्ड कैंडिडेट क्या होता है, रिटर्न्ड कैंडिडेट जो होता है वो विनर होता है, विनर। अच्छा, विनर जो होता है, जो जीत जाता है, शैल सबमिट द रिटर्न ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑन फॉर्म सी। अब यहां तक उसने पूछा कब, अब जो मैं आपको बता रहा था कब तक जमा कराएगा, विद इन द 30 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट। यानी कि रिटर्न कैंडिडेट के ऐलान होने के बाद कि ये बंदा जीत गया, ये कैंडिडेट जीत गया, इसके जीतने के नोटिफिकेशन के 30 डेज के अंदर वो सबमिट करेगा, वो क्या करेगा, सबमिट
करेगा और फॉर्म कौन सा है, फॉर्म सी।